इस कहानी में बहुत साल पहले जब धरती पर अनाज उगना बंद हो गया था तो धरती को वैज्ञानिकों की नहीं किसानों की जरूरत पड़ने लगी। SDK मूवी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं इंटरस्टेलर। इस कहानी में स्पीड ऑफ टाइम, वार्म होल, ब्लैक होल, फिफ्थ डायमेंशन और बाइनरी कोड के बारे में दिखाया गया है। साथ ही साथ ग्रेविटी ऑफ न्यूटन को भी फोकस किया गया है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर कूपर है, जो कि नासा में एक पायलट हुआ करता था, लेकिन अब वह एक किसान है जो कि मक्के की खेती करता है। कूपर के 2 बच्चे होते हैं, बेटी मर्फ और बेटा टॉम। मर्फ बहुत इंटेलिजेंट होती है और टॉम एवरेज होता है। कूपर अपने दोनों बच्चों के साथ उनके ग्रैंडपा के पास रहता है। यह कहानी मर्फ के द्वारा बयान की गई है, जिसमें वह अपने डैड को बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है जो अक्सर अलमारी से किताबों को गिरा दिया करता है। और वह अपने डैड से कहती है कि मुझे लगता है कि वो भूत कोई और नहीं, आप ही हैं। फिर कूपर उसे समझाते हुए कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, तुम साइंस और भूत को एक साथ क्यों कनेक्ट कर रही हो। तब मर्फ उससे कहती है कि आपने ही कहा था कि साइंस उन चीजों को एक्सप्लोर करता है जिन चीजों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो कूपर उसे समझाता है कि तुम इन सब चीजों से डरने के बजाय इन चीजों के होने के पीछे की वजह जानने की कोशिश करो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कूपर और उसकी फैमिली एक बेसबॉल मैच देख रहे होते हैं। तभी वहां पर रेतीला तूफान आ जाता है और जोर जोर से सायरन बजने लगता है और कूपर अपनी फैमिली को लेकर घर आ जाता है और वह देखता है कि उसका घर धूल से भरा होता है। जब वो मर्फ के कमरे में जाते हैं तो उसके कमरे में धूल से कुछ लाइनें बनी दिखाई देती हैं। कूपर सोचता है यह लाइनें बनी तो बनी कैसे। मर्फ कूपर से कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि इस कमरे में जरूर कोई भूत है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। फिर कूपर मर्फ को उसके भाई के कमरे में जाकर सोने को कहता है और वह मर्फ के कमरे में धूल से बनी लाइनों को रात भर देखता रहता है और इन लाइनों के बनने के कारण के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह मर्फ जब अपने कमरे में जाती है तो कूपर उसे बताता है कि वो कोई भूत नहीं था और बुक सेल से किताबें इसलिए गिर जाया करती थी क्योंकि ग्रेविटी उन्हें खींच रही थी। इस बात को प्रूफ करने के लिए वह एक सिक्का उछालता है तो सिक्का धूल से बनी लाइन के ऊपर गिरता है। इससे यह पता चलता है कि कमरे का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा था। तब कूपर को पता चलता है कि यह एक मैसेज है जो बाइनरी कोड में हमें भेजा गया है। बाइनरी कोड वह भाषा होती है जो कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद कूपर उन बाइनरी कोड को डिकोड करके कोऑर्डिनेट निकालता है और उन कोऑर्डिनेट्स पर जाने के लिए निकल पड़ता है और मर्फ को घर पर रुककर ग्रैंडपा के आने का वेट करने को कहता है, लेकिन मर्फ चुपके से पहले ही गाड़ी में बैठ जाती है। जब वह कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी वहां की सिक्योरिटी आ जाती है जो कूपर और मर्फ को अलग अलग कमरों में ले जाती है। वहां की सिक्योरिटी की हेड, जिसका नाम एमिली होता है, जो कि एक साइंटिस्ट होती है, वो कूपर से पूछती है तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला, हमें सच सच बताओ। फिर वह कूपर को एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट होते हैं। उन्हीं साइंटिस्टों में से एक एमिली का पिता होता है जिसका नाम डॉक्टर ब्रैंड होता है और वहीं पर मर्फ भी होती है। तभी वहाँ पर बैठे सभी लोग कूपर से फिर से पूछते हैं आखिर तुमको इस जगह का पता कैसे चला, क्योंकि यह एक बहुत खुफिया जगह है, इस जगह की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। फिर कूपर उन लोगों से कहता है कि हम बस घूम रहे थे और अनजाने में यहाँ आ गए। तभी वहाँ पर बैठा एक साइंटिस्ट कूपर से कहता है तुम दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पर बैठे हो और यहाँ कोई यूं ही नहीं आ जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंड कूपर को समझाते हुए कहते हैं इन लोगों को सच बताओ और इन लोगों से कोऑपरेट करो। तभी मर्फ इन सभी की बातें सुनकर कहती है कि हमें इस जगह के बारे में ग्रेविटी के फोर्स से पता चला। मर्फ की यह बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग कूपर को धमकाते हुए कहते हैं कि ये सब फिजूल की बातें हैं। उनकी धमकी से कूपर डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, पर पहले तुम्हें हमें सही सलामत घर छोड़ना होगा। फिर डॉक्टर ब्रैंड सभी को शांत करा देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड और कूपर नासा में कभी एक साथ काम किया करते थे। डॉक्टर ब्रैंड कूपर से अकेले में बात करने के लिए दूसरी तरफ ले जाते हैं। कूपर के मुताबिक बजट की कमी होने के कारण नासा और उस जैसी कई स्पेस एजेंसियां जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी वो सभी बंद हो गई थी। जहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, अगर वह अपना पैसा स्पेस प्रोग्राम में लगाते हैं
तो इसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ेगा। बावजूद इसके एक संस्था इन सब प्रोग्राम को चला रही थी जो नासा के ही अंडर काम करती थी। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि पिछले कई सालों से गेहूं उगना बंद हो गया है और ऐसे ही चलता रहा तो मक्के की फसल भी उगना बंद हो जाएगी, जिसका कारण वह धरती पर हो रहे ऑक्सीजन की कमी को बताते हैं। कूपर डॉक्टर ब्रैंड से पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम दोबारा फसलों को उगा सकें और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकें। तो ब्रैंड कूपर से कहते हैं कि हमें इस धरती को बचाना नहीं है बल्कि इस धरती को छोड़कर जाना होगा। और वो कूपर को बताते हैं कि हमारे पास एंडोरेंस नाम का एक स्पेसशिप है जिसमें इतना फ्यूल भरा है जो गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसे दूसरे रहने लायक ग्रहों को ढूंढ सकता है। और आगे वो बताते हैं कि आज से 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वार्म होल अचानक से खुल गया था, जिस वार्म होल के जरिए हम किसी भी गैलेक्सी में कम से कम समय में पहुंच सकते हैं। हमारी मिल्की वे में अरबों ग्रह और अनगिनत तारे हैं। हमारी मिल्की वे की तरह यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सियां मौजूद हैं जहां जाने में हमें लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन वार्म होल एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जाया जा सकता है। डॉक्टर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि अभी तक हम 13 लोगों को वार्म होल के जरिए अलग अलग ग्रहों को ढूंढने के लिए भेज चुके हैं, जिसमें एक रोबोट भी है। इन सभी का काम है पृथ्वी जैसी रहने लायक ग्रह को ढूंढना जहां पर हवा और पानी मौजूद हो और पृथ्वी से दूर भी ना हो। जब उन्हें ऐसा ग्रह मिल जाएगा तो वह हमें सिग्नल भेजेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें पृथ्वी जैसा ग्रह मिल गया है। उन 13 लोगों में से हमें 3 सिग्नल मिल चुके थे, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी जैसे 3 ग्रह हमें मिल गए हैं। सिग्नल वीक होने के कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। उन तीनों ग्रह तक पहुंचने के लिए एक टीम बनाई जा रही है जो वहां पहुंचकर इस बात का पता लगाएगी कि कौन सा ग्रह जीवन के लायक है। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंड कूपर को अपने सेकंड प्लान के बारे में बताते हैं। प्लान ए के मुताबिक अगर वहां पर जीवन के लायक ग्रह है तो वह एक स्पेसशिप के जरिए सभी लोगों को एक बार में ही उस दूसरे ग्रह पर ले जा सकेंगे, क्योंकि वह इस वक्त जहां पर खड़े होते हैं वो एक बहुत बड़ा स्पेस शटल होता है, लेकिन वह उसे उड़ा नहीं सकते क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए डॉक्टर ब्रैंड ग्रेविटी की थ्योरी पर काम कर रहे होते हैं और यही उनका प्लान ए होता है। और अगर उनका प्लान ए काम नहीं करता है तो उनके पास प्लान बी भी था। और प्लान बी के मुताबिक एक एस्ट्रोनॉट के साथ 5000 भ्रूण भेजेंगे जिससे इंसानी प्रजाति को एक नए सिरे से विकसित कर सकेंगे। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंड कूपर को भी उस मिशन में शामिल होने के लिए इंसिस्ट करते हैं। चूंकि यह काम दुनिया को बचाने वाला था इसलिए कूपर प्रोफेसर ब्रैंड की बात मान जाता है और मिशन में शामिल हो जाता है। ये बात जानकर मर्फ कूपर से बहुत नाराज हो जाती है और उससे इस मिशन पर जाने की वजह पूछने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि इस मिशन में बहुत रिस्क होता है। तब कूपर उसे समझाता है कि इस मिशन पर जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें मेरी, तुम्हारी और पूरे मानव जाति की भलाई है। अगले दिन मर्फ उस बाइनरी कोड को डिकोड कर लेती है और जब कूपर जाने से पहले मर्फ से मिलने आता है तब मर्फ उससे कहती है कि मैंने इस मैसेज को डिकोड कर लिया है और इसका मतलब है स्टे, और कूपर को रुकने को कहती है। लेकिन कूपर मर्फ की बात नहीं मानता है और अपनी 2 घड़ियों में से एक घड़ी मर्फ को दे देता है, जिसमें एक घड़ी में पृथ्वी के अकॉर्डिंग और दूसरी घड़ी में स्पेस के अकॉर्डिंग टाइम चल रहा होता है। और उससे बोलता है कि हो सकता है मैं जब वापस आऊं तो तुम बूढ़ी हो चुकी होगी और मैं वैसा ही रहूं। ये बोलकर कूपर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। वह अपने स्पेसशिप के जरिए अपनी टीम के साथ गारगेंडा वार्म होल की तरफ निकल जाता है जो शनि ग्रह के पास होता है। गारगेंडा वार्म होल वही छोर होता है जहाँ से उन तीनों ग्रह का सिग्नल आ रहा होता है। उन तीनों ग्रहों में से सबसे नजदीक मिलर ग्रह था जहाँ पर कूपर और उसकी टीम सबसे पहले जाने का फैसला करते हैं। मिलर ग्रह वार्म होल के सबसे नजदीक होने के कारण इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। इस ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा हमारी पृथ्वी पर बिताए गए 7 साल के बराबर होता है। इस ग्रह का नाम मिलर इसलिए होता है क्योंकि उन 13 लोगों में से एक साइंटिस्ट जो इस ग्रह पर सबसे पहले गया था उसका नाम मिलर था। उसी को बचाने जब वहां कूपर और उसकी टीम पहुंचती है तो वह देखते हैं कि मिलर का शिप तबाह हो चुका होता है और उसकी मशीनें लगातार सिग्नल दे रही होती हैं। उस ग्रह पर चारों तरफ सिर्फ 2 फुट गहरा पानी होता है, ना कोई जमीन और ना ही कोई पहाड़ होता है। तभी कुछ देर बाद एमिली को दूर एक पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन जब कूपर उसे ध्यान से देखता है तो पता लगता है कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि ऊंची ऊंची पानी की लहरें होती हैं जो सीधा उनकी ही तरफ तेजी से आ रही होती हैं। और फिर वो अपनी टीम को शिप पर वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन एमिली वहां पर पड़े शिप के मलबे के नीचे दब जाती है। तब रोबोट उसे वापस शिप में ले आता है। इसी दौरान उसकी टीम का एक मेंबर वहीं छूट जाता है और पानी की लहरों में कहीं खो जाता है। थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि उसके स्पेसशिप में पानी भर जाने के कारण वह
स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। काफी मुश्किलों के बाद वे शिप से पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें 3 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद वे अपने स्पेस शटल इंडोरेंस पहुंचते हैं, जहां पर उनके टीम का एक साथी उनका इंतजार कर रहा होता है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका होता है, क्योंकि उन्हें वापस आने में 23 साल 4 महीने और 8 दिन हो जाते हैं। इसी बीच अर्थ से उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस भी आए होते हैं, जिसमें से कूपर के लिए उसके बेटे टॉम और बेटी मर्फ का भी होता है। टॉम अपने मैसेज में बताता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, और उसे लगता है कि उसके पिता अब नहीं है। इतने सालों में मर्फ ने अपने पिता के लिए एक ही मैसेज भेजा होता है, जिसमें वह अपने पिता से कहती है कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन आपने मुझसे मिलने का वादा किया था। अब मर्फ की उम्र भी उसके पिता जितनी हो गई है और वह डॉक्टर ब्रेन के साथ नासा की उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगी है। अब कूपर और उसकी टीम बाकी बचे 2 ग्रहों में से किस ग्रह पर जाना चाहिए इसके बारे में डिसाइड करने लगते हैं। दोनों ग्रह में से मैन का ग्रह उनके स्पेसशिप के करीब होता है। कूपर और उसका साथी डॉक्टर उस ग्रह पर जाने को राजी होते हैं, लेकिन एमिली एडमंड्स के ग्रह पर जाने को कहती है, क्योंकि वहां के सिग्नल काफी स्ट्रांग होते हैं। फ्यूल की कमी होने के कारण सभी फाइनली मैन के प्लेनेट पर जाने का फैसला करते हैं। जब वे मैन के प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर मैन अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा होता है। कूपर और उसकी टीम मैन को उसके स्लीपिंग चैम्बर से उठाते हैं। नींद से उठने के बाद डॉक्टर मैन उन्हें बताता है कि यहाँ पर अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, लेकिन अगर हम ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं तो हम सांस ले सकते हैं। सिग्नल ना मिलने की वजह से डॉक्टर मैन अपने रोबोट को बहुत पहले ही बंद कर चुका होता है। जब कूपर उससे रोबोट को बंद करने की वजह पूछता है तो वह उन्हें बताता है कि इस रोबोट में तकनीकी खराबी होने के कारण ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। इस दौरान अर्थ पर डॉक्टर ब्रैंड की डेथ हो जाती है। मरने से पहले डॉक्टर ब्रैंड मर्फ को प्लान ए और प्लान बी की पूरी जानकारी दे देते हैं। मर्फ रिकॉर्ड किए गए मैसेज में बताती है कि प्लान ए झूठ था और इस प्लान के बारे में एमिली भी नहीं जानती थी। सिर्फ प्लान बी ही सही था, जिस पर डॉक्टर ब्रैंड की उम्मीद टिकी थी। मर्फ का ये मैसेज सुनने के बाद कूपर मिशन को यहीं पर छोड़कर अर्थ वापस जाने को कहता है। फिर साथी डॉक्टर कूपर को बोलता है कि अगर वह अर्थ पर जा रहा है तो ब्लैक होल का चक्कर लगाकर जाए और रोबोट को वहीं ब्लैक होल में छोड़ दे, ताकि आगे की सारी जानकारी उन्हें मिलती रहे। और जैसे ही कूपर और डॉक्टर मैन बाहर आते हैं तो कूपर को पता चलता है कि मैन ने उनसे झूठ बोला है और इस पूरे ग्रह पर अमोनिया ही अमोनिया है। डॉक्टर मैन उनको गलत इंफॉर्मेशन देकर उन्हें वहां उस ग्रह पर छोड़कर अर्थ वापस जाना चाहता था। जब डॉक्टर मैन को पता चल जाता है कि कूपर उसकी साजिश समझ गया है तो वह कूपर पर हमला कर देता है। काफी देर दोनों में मुठभेड़ होने के बाद डॉक्टर मैन कूपर को घायल कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी कूपर अपनी टीम को डॉक्टर मैन की सच्चाई बता देता है और हेल्प के लिए उन्हें बुलाता है। कूपर की हेल्प करने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। इधर डॉक्टर मैन अपने शिप से इंडोरेंस की तरफ जाने की कोशिश करता है और एमिली भी कूपर को लेकर डॉक्टर मैन के पीछे निकल पड़ती है, लेकिन डॉक्टर मैन पहले इंडोरेंस पर पहुंच जाता है और कूपर के मना करने के बावजूद इंडोरेंस से अपने शिप को कनेक्ट करने लगता है। सही तरीके से कनेक्टिविटी ना होने के कारण उसकी शिप में धमाका हो जाता है और डॉक्टर मैन इस दुर्घटना में मारा जाता है। इसके बाद कूपर अपने स्पेसशिप को इंडोरेंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। काफी कोशिशों के बाद वह इंडोरेंस से कनेक्टिविटी करने में सक्सेस हो जाता है। इसके बाद कूपर अपनी टीम के साथ उस तीसरे प्लेनेट एडमंड की तरफ जाने लगता है, जहां से उन्हें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे होते हैं। कूपर अपने बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग ब्लैक होल का चक्कर काटकर उस तीसरे प्लेनेट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह प्लान काम नहीं करता है। फिर वह डिसाइड करता है कि खुद को और रोबोट को इंडोरेंस से डिस्कनेक्ट करने के बाद रोबोट को ब्लैक होल में छोड़ दे, ताकि रोबोट ब्लैक होल का सारा डेटा अर्थ पर भेज सके। लेकिन इसी दौरान कूपर का रोबोट से कनेक्शन टूट जाता है और वह ब्लैक होल के अंदर तेजी से खींचा चला जाता है, जिससे वह 5th डायमेंशन में पहुंच जाता है। 5th डायमेंशन समय का एक ऐसा आयाम है जिसमें समय के किसी भी पहलू में जाया जा सकता है। 5th डायमेंशन को किसी डेजर्ट की तरह दिखाया गया है, जिसे काफी इंटेलिजेंट लोगों ने वहां पर बनाया था। इस 5th डायमेंशन में कूपर अपने आगे और पीछे के बीते हुए समय को देख सकता है। इसके बाद कूपर अपनी बेटी को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे बात नहीं कर पाता है। फिर वह मर्फ से बात करने के लिए ग्रेविटी का यूज करता है, क्योंकि वह जानता है कि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो सब जगह मौजूद है। अब वह उसी ग्रेविटी का यूज करके अलमारी में रखी किताबों को नीचे गिराता है।
जब तेज आंधी आई थी और मर्फ का कमरा धूल से भर जाता है, उसमें वह मर्फ को बाइनरी मैसेज देता है जिसमें उसने स्टे लिखा होता है, जिसे मर्फ पहले ही डिकोड कर लेती है और वह कूपर को बताती भी है। जब वह उसे छोड़कर जा रहा होता है, फिर कूपर का संपर्क उसके रोबोट से दोबारा जुड़ जाता है और रोबोट कूपर को बताता है कि उसने ब्लैक होल का सारा डेटा अपने अंदर डाउनलोड कर लिया है। कूपर सोचता है कि ब्लैक होल का सारा डेटा मर्फ तक कैसे पहुंचाया जाए। मर्फ डॉक्टर बैंड के साथ काम करके काफी अच्छी साइंटिस्ट बन चुकी थी। इसके बाद कूपर को मॉर्स कोड की थ्योरी याद आती है, जिससे किसी डेटा को भेजने के लिए किसी हिलने वाली चीज जैसे कोई घड़ी, किसी लाइट का ऑन ऑफ होना या किसी मशीन की क्लिक आदि चीजों के जरिए मार्स कोड को डिकोड किया जा सकता है। अब कूपर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। जब वह अर्थ से इस मिशन के लिए निकल रहा होता है तो वह जाते हुए मर्फ को भी एक घड़ी दे जाता है और दूसरी अपने पास रखता है। कूपर उसी घड़ी में ब्लैक होल का सारा डेटा ट्रांसफर कर देता है। जब मर्फ अपने कमरे में दोबारा आती है तो उसकी नजर उस घड़ी पर पड़ती है जिसे उसके डैड ने मिशन पर जाते वक्त दिया था। उस घड़ी की सुइयां अलग तरह चल रही थी। यह देखकर मर्फ समझ जाती है कि ये उसके डैड का मैसेज है, क्योंकि वह ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट बन चुकी होती है और उसे पता चल जाता है कि वह मार्फ कोड है जो उसके डैड दूसरे डायमेंशन से भेज रहे हैं। और फाइनली वह मार्स कोड को डिकोड कर लेती है, जिस पहलू को डॉक्टर ब्रांड नहीं सुलझा पाए थे। इसके बाद वह फिफ्थ डायमेंशन वाला टेसरैक्ट धीरे धीरे गायब होने लगता है और कुछ ही देर में कूपर अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। फिर कूपर वहां पर मौजूद डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहां पर हूं, तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि आप कूपर स्टेशन पर हैं। यहाँ उसे लगता है कि उन्होंने उस स्टेशन का नाम उसके नाम पर रखा है और उसे लगता है कि उसने पूरी दुनिया को बचा लिया है। तभी डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि यह स्टेशन का नाम आपके नाम पर नहीं बल्कि आपकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने ही ग्रेविटी की थ्योरी पर काम करके हमें बचा लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलने आता है, जहां पर उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि कूपर के वहां बिताए गए 3 घंटे यहाँ पर कई साल के बराबर थे। कूपर मर्फ से अपनी टीम मेंबर एमिली के बारे में पूछता है, जो कि कूपर की बेस्ट फ्रेंड होती है। तब मर्फ कूपर से बताती है कि एमिली ने प्लेनेट की खोज कर ली है जिस पर जीवन की संभावना है और वह उस तीसरे प्लेनेट पर है जिसका नाम एडमंड प्लेनेट था। इसके बाद कूपर मर्फ को अलविदा कहकर एडमंड प्लेनेट की ओर निकल पड़ता है जहां पर एमिली होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।